गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ इसके वर्गीकरण के बारे में बात की थी, धातुओं, चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो इस पे अपने कुछ ये टॉपिक अपना चल रहा था, धातुओं, चालकों व अर्धचालकों का वर्गीकरण। अर्धचालकों का वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे धातुओं, चालकों, अर्धचालकों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर विद्युत चालकता सिग्मा, प्रतिरोधकता रो के सापेक्ष मान का ठोस पदार्थों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। विद्युत चालकता के बारे में बात करेंगे कि विद्युत चालकता क्या होती है। अपन ने नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि विद्युत चालकता क्या होती है। जो अपने ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह होने में सहायता प्रदान करता है, वही अपने चालकता, उसकी चालकता कहलाती है, ठीक है। प्रतिरोधकता जो उसका अपोज करता हो वो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। अब इसमें धातु के आधार पर यदि मैं बोलूंगा चालकता के आधार पर, तो विद्युत चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर? चालकता व प्रतिरोधकता के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपन कुचालक। कुचालक का वर्गीकरण। कुचालक, इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और चालकता बहुत कम होती है। कुचालक किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता का मान तो ज्यादा रहता है, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता का मान अधिक व चालकता का मान कम होता है, ठीक है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब कुचालक पदार्थ के अंदर यदि मैं प्रतिरोधकता को मापने जाऊंगा, सबसे पहला पॉइंट है प्रतिरोधकता। अपन ने यहां पे जो बात की है कि मैं कुचालक का वर्गीकरण करने जा रहा हूं, तो कुचालक किसको बोलते हैं? जिसकी प्रतिरोधकता का मान तो ज्यादा होता है और चालकता का मान कम होता है, कुचालक कहलाता है। यदि विद्युत रोधी, इसको विद्युत रोधी पदार्थ भी बोला जाता है, ध्यान रखना, इसे विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं, इसे विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। तो ऐसे चालकता अपने पास, इसे विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। यदि अपन बात करेंगे यहां पे, तो कुचालक पदार्थों के प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे, तो प्रतिरोधकता को किससे डिनोट किया जाता है? रॉ से। पहली बात, प्रतिरोधकता का सिंबल क्या आता है? रॉ। और रॉ की बात करेंगे तो इसका मान होता है 10 की घात 11 से लगाकर 10 की घात 19 ओम मीटर। क्लियर? ओम मीटर क्या है? इसका मात्रक है। ओम मीटर क्या है? इसका मात्रक है। यदि मैं रो को डिनोट करने जाऊंगा तो ओम मीटर इसका मात्रक होता है। प्रतिरोधकता को जो एप्रिल, यदि कुचालक में बात करेंगे तो प्रतिरोधकता का मान होता है 10 की घात 11 से लगाकर 10 की घात 19। और यदि मैं यहाँ पे चालकता की बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे चालकता, तो अपन ने पहले ही पढ़ा है कुचालक पदार्थ के अंदर चालकता का मान कम होता है और प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होता है। चालकता को डिनोट किया जाता है, वह किया जाता है सिग्मा से। और यदि सिग्मा की बात करेंगे तो उसका मान 10 की घात -11 से 10 की घात -19, ठीक है, ये होता है सीमेन
मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये चालकता का मात्रक होता है एस एम इनवर्स। ये अपने किसका मात्रक होता है? चालकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। चालकता का मात्रक होता है एस एम इनवर्स होता है, एस एम की घात -1 होता है। यदि यहाँ पे बात करेंगे आगे तो कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। यदि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। यदि मैं कुचालकों में बात करूंगा तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कैसा होगा? ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होगा। कुचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। ये कुचालकों का है। ठीक है, यदि यहीं पे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये तो कुचालकों के बारे में अपन ने कुछ बातें की। अब बात करेंगे धातु के बारे में। यदि मैं चालक के बारे में बात करूंगा, धातु के बारे में बात करूंगा, तो यहां पे रहेगा कि धातु के बारे में बात करें, चालक है तो चालक के बारे में बात करते हैं। चालक सेकेंड पॉइंट है अपना, चालक या धातु भी बोल सकते हैं इसको, धातु। यदि इसके बारे में बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का मान अधिक होता है व प्रतिरोधकता का मान कम होता है, क्या कहलाता है? चालक या धातु कहलाता है। अब यहां पे बात करेंगे अपन कि भाई इसकी कुछ मान की कि प्रतिरोधकता का मान कितना होता है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रतिरोधकता, तो चालक पदार्थ में प्रतिरोधकता क्या बताई? चालक पदार्थ में प्रतिरोधकता की जो रेंज बताई है, अपन ने पहले बताया इसको रो से डिनोट करते हैं, और चालक पदार्थ में प्रतिरोधकता की रेंज है 10⁻⁻² से 10⁻⁸ ओम मीटर। भाई इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधकता का जो मान रहता है ना, वो कम रहता है। किस में बात कर रहे हैं अपन? चालक के बारे में बात कर रहे हैं। यदि यहीं पे मैं बात करूंगा, यदि अपने चालकता की बात करेंगे तो अपन को पता है कि चालक के अंदर चालकता बराबर इसका मान सबसे ज्यादा रहेगा। धातु के अंदर यदि चालकता होगी तो वह सबसे ज्यादा ही होगी, बराबर। और यदि मैं चालकता को डिनोट करना चाहूँ तो सिग्मा से डिनोट करता हूं, अप्रोक्सीमेटली इसमें इसका मान रहता है 10⁻²⁰ से 10⁸ एस मीटर इनवर्स। क्या होता है? 10⁻² एस मीटर इनवर्स। ये अपने पास चालकता होती है। और आगे बात करेंगे, यदि धातुओं का ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नियत रहती है। एक और पॉइंट पे बात करेंगे इसकी। यदि मैं धातु की बात करूंगा यहां पे, तो धातुओं में ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है। यदि अपन किसी धातु या चालक का ताप बढ़ा रहे तो उसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे, जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ती है, वह संख्या नियत ही रहती है, परंतु टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। अब यहाँ पे प्रतिरोधकता ज्यादा होने का रीजन क्या है? यदि मैं ताप बढ़ा रहा हूं किसी धातु के अंदर, यदि ताप बढ़ रहा है तो वहां पे प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा बढ़ने लगता है। यदि प्रतिरोध का मान बढ़ने लगेगा, क्या रीजन रहता है? तो पहले अपने बात हो गई धातु को यदि ताप बढ़ा रहे तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन
होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या कभी भी नहीं बढ़ती, वह संख्या हमेशा नियत ही रहती है। लेकिन 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 टक्करों की संख्या या टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है और टक्करों की आवृत्ति बढ़ने के कारण प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यही कारण धातु का प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है। आवृत्ति बढ़ जाती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। धातुओं में प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? धनात्मक होता है। किस रीजन से होता है? वह रीजन अपन ने यहां पे समझ लिया कि धातु में यदि ताप बढ़ा रहे हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई नहीं बढ़ती, वह नियत रहती है। सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा। लेकिन टक्करों की संख्या, टक्करों की आवृत्ति उसके अंदर बढ़ जाती है। यदि टक्करों की आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान वहां पे बढ़ जाएगा और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो हमेशा प्रतिरोध ताप गुणांक जो रहेगा धातु के अंदर वह कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। सेकंड बात करेंगे अपन में, जिसका टॉपिक अपन चल रहा है अपने पास, अर्धचालक। और अर्धचालक के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी प्रतिरोधकता और चालकता धातुओं और विद्युत पदार्थों के बीच की होती है। इनकी प्रतिरोधकता व चालकता, धातुओं व विद्युत पदार्थ के बीच की होती है। अर्धचालक कहलाते हैं। और इनकी प्रतिरोधकता, यदि यहां पे बात करेंगे कुछ रेंज की, तो प्रतिरोधकता जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? रॉ से डिनोट किया जाता है। और रॉ से डिनोट करने पर इनकी जो प्रतिरोधकता का मान होता है वह 10 की घात -5 से 10 की घात 6 ओम मीटर होती है। और यदि मैं इनकी चालकता की बात करूं, जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और इसका जो मान रहेगा वह 10 की घात 5 से 10 की घात -6 SM इनवर्स होता है। तो ये अर्धचालक के बारे में कुछ बात हो गई। अर्धचालकों के बारे में एक और बात है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। चालक में अपन ने क्या बोला था कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है, लेकिन अर्धचालक के अंदर ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और इसके कारण उसकी चालकता बढ़ती है, जबकि प्रतिरोधकता घटती है। एक और पॉइंट लिख लेंगे, अर्धचालक पदार्थ में ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता
का मान घटता है। तो अर्धचालक पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक का जो होता है वह ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अपन ने कुछ ऐसी बात की है अर्धचालकों के धातुओं, चालकों और अर्धचालकों के वर्गीकरण में। सबसे पहली बात की अपन ने धातु के बारे में। तो धातु का तो आपको पता है कि धातु के अंदर या चालक के अंदर चालकता का मान अधिक होता है और प्रतिरोधकता का मान कम होता है। तो उसकी रेंज की बात की तो प्रतिरोधकता की भी रेंज है और अपने पास चालकता की भी रेंज दे रखी है। सेकंड बात की अर्धचालक, तो अर्धचालक में एक और धातु के चालक के बारे में बात की थी। यदि ताप बढ़ाते हैं चालक में, धातु में यदि ताप बढ़ाते हैं तो जो अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह नियत रहती है, बढ़ती नहीं है, बराबर। और वहां पे आवृत्तियों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब वो टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है और टक्करों की आवृत्ति बढ़ने के कारण प्रतिरोधकता का मान ज्यादा हो जाता है, चालकता का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये कि अर्धचालक में बात करेंगे तो अर्धचालक के अंदर प्रतिरोधकता जो और चालकता होती है धातु और विद्युत विरोधी पदार्थों के बीच की होती है। और इसकी रेंज की बात की, दोनों के रेंज की बात की। और इसमें भी अपन ने एक चीज बताई है कि यदि अर्धचालकों पदार्थों के ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ेगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ अर्धचालकों के अंदर चालकता का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोधकता का मान घट जाता है। इसलिए यह एक ऋणात्मक ताप गुणा, प्रतिरोध ताप गुणांक इसका ऋणात्मक होता है, जैसे विद्युतरोधी पदार्थ का होता है। विद्युतरोधी के पदार्थ का भी सेम रहता है कि भाई ये भी प्रतिरोधकता का मान सबसे ज्यादा होता है, चालकता बहुत कम होती है और इसके दोनों की रेंज ये होती है अपने पास। और सेकेंड पॉइंट होता है यदि ताप बढ़ाते हैं प्रतिरोधकता का मान घटता है, चालकता का मान बढ़ता है, तो ये भी एक ऋणात्मक ताप गुणांक का होता है। ठीक है, तो अपन इसमें बात करेंगे कल। आगे अपने पास जैसे दे रखा है ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के, उससे पहले अपन चीजें बात करेंगे यहाँ पे कि कुछ दे रखे तात्विक, यदि बोलेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यदि यहाँ पे बात करेंगे अपन एलिमेंटल अर्धचालकों में अध्ययन के हो सकते हैं तो पहला दे रखा है तात्विक, तात्विक तात्विक अर्धचालक। और तात्विक अर्धचालक का मतलब क्या होता है? तात्विक अर्धचालक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर अपने पास दो ही दे रखे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या दे रखे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के लास्ट वाली क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको बोला जाता है क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला एक और टाइप्स होता है अपने पास यौगिक अर्धचालक। सेकेंड होता है यौगिक, और यौगिक अर्धचालक में अपने पास टाइप्स आते हैं, कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक हो गए, कार्बनिक बहुलक वाले हो गए, ये सारे अपने पास कुछ अर्धचालक दे रखे होते हैं। सबसे पहले कार्बनिक टाइप में, यदि मैं कार्बनिक टाइप की बात करें तो कार्बनिक टाइप में कुछ अपने पास अर्धचालक दे रखे, जैसे सीडीएस वाले दे रखे, गैलियम आर्सेनिक वाले दे रखे, ठीक है, ऐसे कुछ अपने पास दे रखे। ठीक है, एक देखता यदि ये तो अकार्बनिक वाले हो गए, अकार्बनिक अकार्बनिक अकार्बनिक, ठीक है, और एक होता है कार्बनिक वाले। और कार्बनिक अर्धचालकों में दे रखे हैं अपने पास एंथ्रासिन, 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 ठीक है, इधर दे रखा है थैलोसियानिस, मादित, मादित थैलोसियानिस, थैलोसियानिस, ये कुछ अपने पास कार्बनिक टाइप के कुछ अर्धचालक बता रखे हैं। ठीक है, एक और डॉक्टर कार्बनिक बहुलक, जैसे पॉलीपाइरोल, कार्बनिक बहुलक, इसमें बता रखे हैं पॉली
पायरोल, ठीक है, पॉली एनिलीन, पॉली एनिलीन। तो ये इस टाइप के कुछ अपने पास उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। ये अलग अलग एलिमेंट्री भी दे रखे हैं और यौगिक अर्धचालक भी दे रखे हैं, उसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई। एक बात है, आजकल उपलब्ध अधिकांश अर्धचालक युक्तियां तात्विक अर्धचालक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और यौगिक अकार्बनिक अर्धचालकों पर ही आधारित होती है। जितनी भी युक्तियां यूज करते हैं आज के टाइम में, अपन जितनी भी आज के टाइम में युक्तियां यूज कर रहे हैं, बराबर, ये जितने भी अर्धचालक युक्तियां अपन यूज कर रहे हैं वह अपने पास सिलिकॉन और जर्मेनियम और कुछ अकार्बनिक अपने पास यौगिक अकार्बनिक अर्धचालकों पर ही आधारित होती है। लेकिन 1990 के बाद कार्बनिक अर्धचालक और अर्धचालकी बहुलकों का उपयोग करके कुछ अर्धचालक युक्तियों का विकास हुआ है। यदि पहले की बात करें तो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक जो अपने पास सेमीकंडक्टर यूज होते थे और कुछ सिलिकॉन जर्मेनियम के उस पे ही यूज होते थे। 1990 के बाद यदि मैं बात करेंगे 1990 के बाद, 1990 के बाद अपने पास कौन सी युक्तियां यूज हुई है? 1990 के बाद अर्धचालक और अर्धचालक बहुलोकों का अपने पास यूज हुआ है। कार्बनिक अर्धचालक और अर्धचालक बहुलोकों का भी यूज करने लगे हैं। कार्बनिक व अर्धचालक बहुलक, चालक बहुलक, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ इसके बारे में टाइप्स भी पढ़े, ठीक है। अपन अगले लेक्चर के अंदर अपन ऊर्जा बैंड के आधार पर एनर्जी बैंड के आधार पर कुछ अपन अर्धचालक युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।